हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और जहां भी आप हैं अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और कुछ कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। न्यूमेरिकल्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, कंसेप्ट्स तो लिमिटेड है लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा है और उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसीलिए मैं एक और सीरीज़ न्यूमेरिकल्स की लेके आया हूँ आपके लिए कि थोड़ा सा प्रैक्टिस और अगर आप करें और उसके बाद जो आप खुद घर पे करेंगे वो तो करेंगे ही, वो तो सबसे ज़रूरी काम है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड पे आप देख रहे हैं 4 बॉडी आपने प्रोजेक्ट करी, 1 2 3 4। अब इन बॉडीज़ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपको बताई है वो आप देखिए कि सेकेंड एंड थर्ड, ये है सेकेंड एंड थर्ड को आपने 45 पे प्रोजेक्ट किया है, फर्स्ट वाले को 60 पे किया है और फोर्थ वाले को 30 पे किया है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट और सेकेंड वाले की मैक्सिमम हाइट सेम है, जबकि सेकेंड और फोर्थ वाले की रेंज सेम है। ये हाइट का फॉर्मूला, ये रेंज का फॉर्मूला। अब आपको बताना ये है कि इनमें से स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी है, चारों में से किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, ये आपको बताना है। तो मैं इन फॉर्मूले की हेल्प लूँगा और ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है इसको यूज़ करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड और फोर्थ वाले से। सेकेंड एंड फोर्थ की रेंज सेम है, ये रेंज का फॉर्मूला है। तो सेकेंड वाले की रेंज और फोर्थ वाले की रेंज सेम है। अब सेकेंड वाले की रेंज को मैं कैसे लिखूँगा, सेकेंड वाले की स्पीड, सेकेंड वाले का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है तो 2 × थीटा 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जी और ये स्क्वायर। फोर्थ वाले की रेंज को मैं कैसे लिखूंगा, फोर्थ वाले की स्पीड को अगर मैं u4 मान लूँ तो ये u4 स्क्वायर, और फोर्थ वाला आपने प्रोजेक्ट किया है 30 डिग्री के एंगल पे तो 30 × 2 60 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई स्मॉल जी से स्मॉल जी कैंसिल, राइट। यहाँ से और साइन 90 1 हो जाएगा तो u2 स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है u4 स्क्वायर और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। यहाँ से u4 स्क्वायर आपको मिलेगा 2/√3 u2 स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये रेशियो डेफिनेटली मोर देन 1 आने वाला है, तो अगर आप स्क्वायर रूट भी करेंगे तब भी u4 की वैल्यू u2 से तो ज़्यादा ही आएगी। पहला रिजल्ट आपका ये आया कि u4 जो है वो u2 से ज़्यादा है। अब बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड वाले की, जिनकी मैक्सिमम हाइट सेम है, राइट। तो इस बार हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड वाले की। तो फर्स्ट वाले की मैक्सिमम हाइट और सेकेंड वाले की मैक्सिमम हाइट सेम है। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट वाले के लिए लिखूंगा u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर, और फर्स्ट वाले को आपने प्रोजेक्ट किया है 60 डिग्री में तो ये साइन 60 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2g। सेकेंड वाले की स्पीड को फिर u2 ले लेते हैं तो u2 स्क्वायर, सेकेंड वाला आपने 45 पे प्रोजेक्ट किया था तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g से 2g कैंसिल, वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। u1 स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, ठीक। यहाँ से आएगा u2 स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 2 से ये 2 हो गया और आपका रिजल्ट आ रहा है u1 स्क्वायर इंटू 3/2 इक्वल्स टू u2 स्क्वायर। एंड एक बार फिर से देखें ये रेशियो डेफिनेटली मोर देन 1 आएगा 1.5 आएगा। तो ये बता रहा है कि u2 की वैल्यू u1 से ज़्यादा है। एक रिजल्ट क्या आ गया। बाकी यहाँ आप देखिए, अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ थर्ड वाले को, ठीक है, थर्ड वाला और फोर्थ वाला को अगर मैं कंपेयर करता हूं, इनफैक्ट थर्ड एंड सेकंड वाला, थर्ड एंड सेकंड वाले को अगर आप देखें तो दोनों को आपने 45 पे प्रोजेक्ट किया तो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है, आपको पता है। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला 45 डिग्री पे जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो u²/g होती है, क्योंकि ये चीज़ फिर साइन 91 हो जाती है।
तो थर्ड वाले की मैक्सिमम रेंज आप देख रहे हो कम आ रही है एज कंपेयर टू सेकंड वाले से। सेकंड वाले की मैक्सिमम रेंज ज़्यादा आ रही है। तो ये चीज़ जो मैक्सिमम रेंज है वो सेकंड वाले की ज़्यादा है एज कंपेयर टू थर्ड वाला। तो अगर मैं वो फॉर्मूला यूज़ करूं, सेकंड वाले के लिए लिखूंगा u2 स्क्वायर अपॉन जी, दैट इज मोर देन u3 स्क्वायर अपॉन जी। तो डेफिनेटली यहाँ से आएगा u2 इज़ मोर देन u3। इसका मतलब जो सेकंड वाले है उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसीलिए रेंज ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो हमारा तीसरा रिजल्ट आया कि u2 इज़ मोर देन u3। अब आप देख लो कि जो u2 है वो u1 से भी ज़्यादा है और u3 से भी ज़्यादा है, लेकिन u4 जो है वो u2 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? u4 की। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक और क्वेश्चन है, देखिए, अनदर गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपने एक बॉडी प्रोजेक्ट की रूट 10 मीटर पर सेकेंड से 45 के एंगल पे, यहाँ से x मीटर की डिस्टेंस पे एक वॉल है, राइट। अब वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर x की वैल्यू हाफ मीटर है, ये डिस्टेंस अगर हाफ मीटर है, तो ये बॉडी इस वॉल को कहाँ पर हिट करेगी, और अगर x की वैल्यू 2 मीटर है तब ये कहाँ हिट करेगी वॉल को, ये आपको बताना है, राइट। मैंने कोशिश की है यहाँ पे, देखिए पहले वाले केस में x की वैल्यू हाफ मीटर है। अच्छा, आपने क्योंकि 45 पे प्रोजेक्ट किया है तो रेंज आपको मैक्सिमम मिल रही होगी। हमें मालूम है कि 45 के एंगल पे मैक्सिमम रेंज मिलती है, और ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर अपॉन जी, जो कि 45 पे मिलता है। तो सबसे पहले तो मैक्सिमम रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो बॉडी आपने किसी स्पीड से प्रोजेक्ट की रूट 10, तो रूट 10 का स्क्वायर करेंगे 10, और जी की वैल्यू भी 10, तो आपकी जो मैक्सिमम रेंज आ रही है वो 1 मीटर आ रही है। अब आप पहला केस देखिए, मैक्सिमम रेंज 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का, यानी ये बॉडी अगर वॉल रास्ते में नहीं आती, ये वॉल अगर रास्ते में नहीं आती, तो ये बॉडी यहाँ जाके कहीं हिट करती और इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होती? 1 मीटर। लेकिन रास्ते में वॉल आ गई हाफ मीटर की डिस्टेंस पे, तो ये बॉडी यहाँ कहीं हिट कर रही होगी। अब हमको ये बताना है। वैसे तो आप देखें कि हाफ मीटर तो ये बिल्कुल सेंटर, यानी ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, क्योंकि सेकंड वाले केस में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। तो बेटर ये है कि इसी को यूज़ करें, एक ही फॉर्मूला दोनों केसेस के लिए यूज़ करें। तो देखिए पहले केस में के लिए अगर मैं इसे यूज़ करूं तो y मेरे को चाहिए, x की वैल्यू है हाफ, थीटा है 45, ठीक है, 1 माइनस x की वैल्यू फिर हाफ, और रेंज कितनी है? 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो y आपको मिलेगा 1/4 मीटर प्लस में इतना मिलेगा। तो यानी ये डिस्टेंस जो होगी, ये जो y होगा, ये होगा 1/4 मीटर, ये आ गया। सेकेंड केस अगर आप देखें तो x की वैल्यू 2 मीटर है, जो कि मैक्सिमम रेंज से ज़्यादा है, यानी वॉल का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 1 है, यानी बॉल पहले ही यहाँ हिट कर चुकी होगी, उसके बाद ये नीचे आ रही होगी इधर, तो ये वॉल को यहाँ कहीं हिट करेगी। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ फॉर द केस बी। तो y मुझे फिर से चाहिए, इस बार x की वैल्यू 2 है, 10 45 फिर यहीं पे 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस x की वैल्यू 2, और रेंज कितनी है? 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y इक्वल्स टू -2 मीटर। माइनस में आ रहा है का मतलब नीचे कहीं हिट कर रही है, तो ये -2 मीटर। ये देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एप्लीकेशन देखिए आप, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से ही बेस्ड एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपसे कह रहे हैं एक बॉडी आपने प्रोजेक्ट की अल्फा एंगल पे, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है। इसकी ट्रेजेक्ट्री में ये 2 पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, b और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट b, a, राइट। ये गिवन है। तो आपसे कह रहे हैं आप रेंज बताओ, इसकी रेंज क्या होगी और किस एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया, ये बताइए। जहाँ भी आपको ट्रेजेक्ट्री में कोऑर्डिनेट्स दिए हों और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मालूम हो, आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री रेंज के फॉर्म में लिखें तो ये होती है x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r, ये होती है। अब अगर इसको मैं पॉइंट नंबर 1 मान लूँ और इसको पॉइंट नंबर 2 मान लूँ, तो फॉर द पॉइंट 1 के लिए
अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो कोऑर्डिनेट्स कितने a कॉमा बी, यानी y कोऑर्डिनेट b है और x कोऑर्डिनेट a है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा b इक्वल्स टू a tan अल्फ़ा इंटू 1 माइनस a अपॉन r। पॉइंट b के लिए अगर इसी इक्वेशन को अप्लाई करता हूँ, पॉइंट 2 के लिए सॉरी, तो पॉइंट 2 के लिए क्या होगा, x कोऑर्डिनेट b हो गया, y कोऑर्डिनेट a हो गया, तो यहाँ पर आएगा a इक्वल्स टू b tan अल्फ़ा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो वही है, 1 माइनस बी अपॉन आर। हो गया काम, डिवाइड कर दीजिए, तो ये जाएगा b अपॉन a, यहाँ पर आएगा a अपॉन b, tan अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा r माइनस a अपॉन r, और नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो आएगा r माइनस बी अपॉन आर, r से r कैंसिल, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपके पास आ गया r माइनस ए अपॉन आर माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आर बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू आर ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब। फाइनली आपको मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये रिजल्ट आ रहा है। और आर की ये वैल्यू अगर आप यहाँ या यहाँ रिप्लेस कर दें तो आपको अल्फ़ा भी मिल जाएगा। आई होप इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपने एक बॉडी प्रोजेक्ट की यू वेलोसिटी से 45 के एंगल पे इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए बॉडी आगे बढ़ रही है। इसकी ट्रेजेक्ट्री के रास्ते में एक पोल आया जिसकी हाइट h है, राइट। इस पोल का डिस्टेंस यहाँ से a है और जहाँ पे बॉडी लैंड कर रही है पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस b है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से तो पोल का डिस्टेंस a है और बॉडी जहाँ लैंड कर रही है वहाँ से पोल का डिस्टेंस b है और 45 पे आपने प्रोजेक्ट किया है। मैंने पहले भी आपको बताया था 45 डिग्री का एंगल जैसे ही क्वेश्चन में सुनाई दे या दिखाई दे तो कान खड़े हो जाने चाहिए, रेंज मैक्सिमम होने वाली है। तो मैं फिर से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करता हूँ। तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं ये इस पॉइंट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है a, h, यानी x कोऑर्डिनेट इसका a है और y कोऑर्डिनेट h है। तो मैं अप्लाई करता हूँ, तो y की जगह h आएगा। आपको इस पोल की हाइट बतानी है। क्वेश्चन में पोल की हाइट आपको बतानी है क्या है। तो h आ गया y की जगह, x की जगह आ गया a, tan 45 पे प्रोजेक्ट किया है आपने, ठीक है। 1 माइनस एक्स की जगह फिर a और अब बची रेंज। तो रेंज कितनी हो गई a प्लस बी, तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी, ये रेंज है a प्लस बी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a tan 45 की वैल्यू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा b अपॉन a प्लस बी एंड दिस इज द हाइट ऑफ द पोल। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कई न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेगी, बहुत यूजफुल इक्वेशन है, याद रखिएगा। दोनों फॉर्म में, ये रेंज के फॉर्म में है और ये हमने डिराइव किया था, अगर आपको याद हो, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये आया था एंड जी भी आया था, समथिंग लाइक दैट। राइट, तो ये इस फॉर्म में भी याद रखिए और इस फॉर्म में भी याद रखिए, दोनों फॉर्म में याद रखिए, आपको हेल्प करेगा। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एक छोटी बात यहाँ पे बताना चाह रहा था आपको। देखिए अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें 12 मीटर की हाइट से एक बॉडी हमने प्रोजेक्ट की थी 14 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री के एंगल पे, और हमसे ये पूछा था कि ये बॉडी नीचे आने में कितना टाइम लेगी और कहाँ जाके ये हिट करेगी ग्राउंड पे, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन किया था। देखिए 14 को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। एक कंपोनेंट 14 cos 30 7√3 मीटर पर सेकेंड और दूसरा कंपोनेंट 14 sin 30 7 मीटर पर सेकेंड।
ये दो कंपोनेंट्स थे। फिर हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम डायरेक्टली रेंज या फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये मैंने पहले भी बताया था, तो इन इक्वेशंस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो मैंने ये वाली इक्वेशन पहले वाई डायरेक्शन में अप्लाई की, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर डाउनवर्ड्स, ठीक है। वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 7 इंटू टी माइनस हाफ, जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू -1 सेकेंड आएगी और टी की वैल्यू 2.4 सेकेंड आएगी, जिसमें -1 सेकेंड को आप इग्नोर करेंगे क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता, 2.4 सेकेंड को लेके चलेंगे। और फिर इसी इक्वेशन को आप एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए। एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 7√3 और टाइम कितना हो गया 2.4, और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस आ जाएगी और फ्लाइट टाइम आ जाएगा। थोड़ा जल्दी मैंने बोला है क्योंकि ये पहले मैं करा चुका हूँ, पिछले वीडियो में देख सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो डिटेल में देख सकते हैं। मान लीजिए एक सिचुएशन हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, एक सिचुएशन मिलती जुलती हम यहाँ पे लेते हैं कि सपोज ये एक हॉट एयर बैलून है जो कि 1 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से राइज कर रहा है। अब क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसा, लेकिन कहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये बैलून, हॉट एयर बैलून 1 मीटर पर सेकेंड से राइज कर रहा है और आफ्टर 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड के बाद, यानी ग्राउंड लेवल से राइज करते हुए इसको 12 सेकेंड हो गए, तो 12 सेकेंड में डेफिनेटली ये 12 मीटर की हाइट पे आ गया होगा। अब जब ये 12 सेकेंड्स के बाद इस हाइट पे आया, तो यहाँ से एक बॉडी हमने प्रोजेक्ट की 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इनफैक्ट 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट की मान लीजिए, और 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो कह रहे बताओ कितनी देर में ग्राउंड को हिट करेगी और कहाँ पे हिट करेगी। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसा है। डिफरेंस क्या है, जब आप इस वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाएंगे तो 12 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा 12 cos 30, दैट वुड बी 6√3, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाएंगे तो ये आएगा 12 sin 30, दैट इज इक्वल टू 6। अब क्योंकि ये एक राइजिंग बैलून है, ये बैलून मोशन में है, तो जब आप इस बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे 12 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका जो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट 6 आ रहा है, उसमें बैलून की स्पीड भी ऐड हो जाएगी, यानी इसकी वाई डायरेक्शन की टोटल स्पीड हो जाएगी 6 + 1 7 मीटर पर सेकेंड। इसको ध्यान रखिएगा। एक फाइटर प्लेन जा रहा है, एक बॉम्ब को ड्रॉप कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी आपने करा होगा, है ना। फाइटर प्लेन जा रहा है, बॉम्ब को ड्रॉप कर रहा है। अब वर्ड तो यूज हुआ है कि ड्रॉप कर रहा है। 1 डायमेंशनल मोशन में आपने देखा होगा, जब आप ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल स्पीड कितनी लेते हैं, 0। अब लेकिन ये जो ड्रॉप हुआ है ये प्लेन से हुआ है, और प्लेन ऑलरेडी मोशन में है, और ड्रॉप होने से पहले वो बॉम्ब प्लेन के अंदर था, तो बॉम्ब के पास वही स्पीड होगी जो प्लेन के पास है। तो मान लो प्लेन आपका 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो जब बॉम्ब नीचे आएगा प्लेन से तो उसकी स्पीड भी 1000 किलोमीटर पर आवर होगी इन द बिगिनिंग। हालांकि हॉरिजॉन्टल स्पीड प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होती, तो शुरू से लेकर लास्ट तक उतनी रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए। तो अब देखिए यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड से इसका कंपोनेंट 6 इधर आया, और 1 जो थी 1 मीटर पर सेकेंड बैलून की स्पीड थी, तो वो इसमें 6 + 1 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। बाकी का क्वेश्चन आपका सेम इसी मेथड से हो जाएगा, सेम मेथड। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक कार है 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है इस डायरेक्शन में, इसके अंदर से एक बॉडी, या मान लीजिए आपने एक बुलेट फायर की 100 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री के एंगल पे। अब कार के अंदर से आपने बुलेट फायर की, अच्छा गन से आप जब फायर करें तो आप रेस्ट में हैं, तब भी गन से इस बुलेट उसी स्पीड से निकलेगी। अब वही गन लेके आप कार के अंदर बैठे, वहाँ से फायर किया, तो गन के हिसाब से तो 100 मीटर पर सेकेंड से ही निकलेगी, लेकिन क्योंकि ये कार भी मोशन में है, राइट, तो अगर इस 100 मीटर पर सेकेंड का एक कंपोनेंट इधर निकालूं तो ये आएगा 100 cos 60, दैट वुड बी 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि cos 60 हाफ होता है, और दूसरा कंपोनेंट इसका इधर आएगा 100 sin 60, ठीक है, जो कि हो जाएगा 50√3, sin 60 की वैल्यू √3/2, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको रेंज बतानी है, यहाँ पे मैं रेंज का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग एक ही लेवल पे है, तो मैं रेंज का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ।
रेंज के फॉर्मूले में भी मैंने आपको बताया था, रेंज के फॉर्मूले की एक फॉर्म ये होती है और एक फॉर्म ये भी होती है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कई जगह ये वाली फॉर्म आपको यूज़ करनी पड़ती है। ये वाली फॉर्म आपने रेंज की जो लिखी है वो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के टर्म्स में लिखी है। तो इस क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म यूज़ होगी, ये वाली नहीं हो पाएगी। इसलिए होगी क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी के कंपोनेंट तो आपने फाइंड कर लिए। बुलेट की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया 50 और वर्टिकल कितना है 50√3। लेकिन ये बुलेट जो आपने फायर की ये कार के अंदर से की है और कार भी मोशन में है, 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है। तो बुलेट की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 50 + 10 यानी 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो जब आप रेंज निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2u cos थीटा की जगह आएगा 60, 50 नहीं आएगा। 50 तो बुलेट की अपनी है और 10 कार की भी है, तो 50 + 10 60 यहाँ पर आएगा, जबकि u sin थीटा कितना आएगा 50√3। ठीक है, डिवाइडेड बाई g 10 करेंगे आपको रेंज मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे वो कहेंगे साहब ये, अब ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि ये साहब ये फाइटर प्लेन है, ये फ्लाई कर रहा है, ये मान लीजिए 1000 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ये फ्लाई कर रहा है और ये ग्राउंड से मान लीजिए 10 किलोमीटर की हाइट पे है, ठीक है, और यहाँ ग्राउंड में एक टारगेट है, इस टारगेट को हिट करना है इसने। तो साहब बताओ कितना पहले ही इसने बॉम्ब को ड्रॉप करना चाहिए ताकि ये सीधा टारगेट को हिट करे, क्योंकि ठीक टारगेट के ऊपर आके अगर बॉम्ब ड्रॉप करेगा तो बॉम्ब ऐसे तो आएगा नहीं नीचे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन ऑलरेडी मूव कर रहा है 1000 किलोमीटर/आवर से, ड्रॉप होने से पहले बॉम्ब इसके अंदर ही था, तो इस बॉम्ब के पास भी यही स्पीड होगी। तो जब आप जो पायलट है वो बॉम्ब को ड्रॉप करेगा तो ड्रॉप होते ही बॉम्ब के पास ये स्पीड होगी, तो ये बॉम्ब सीधा नीचे नहीं आएगा, ये तो ऐसे आएगा। अब यहाँ पे फिर सीधा मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लूँगा, s = ut + ½ at² इक्वेशन यूज़ करूँगा, ठीक है। ये इक्वेशन बड़ी यूज़फुल है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यही इक्वेशन से हमारा काम बन जाता है, इसलिए इसको आप दिमाग में रखिएगा। तो लगा दूंगा, तो देखिए पहले y डायरेक्शन में अप्लाई कर दूंगा, तो y डायरेक्शन में बॉम्ब यहाँ से यहाँ आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 किलोमीटर। अब ये 10 किलोमीटर का मतलब हो गया, आप मीटर में करना चाहे तो मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो 10 × 1000, और ये डिस्प्लेसमेंट इसका डाउनवर्ड हुआ है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी y डायरेक्शन में 0 है, जब भी हॉरिजॉन्टली जा रहा था प्लेन तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में है ही नहीं, तो ये 0 हो गया, प्लस ½ ऑफ g हो गया 10, और t आपको चाहिए, यहाँ से आप t फाइंड कर सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो t आ जाएगा आपका 2000 का रूट। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ। अब आपको बताना है साहब कितना पहले से ड्रॉप करना चाहिए था, यानी आपको x बताना है, तो इसी इक्वेशन को आप x डायरेक्शन में अप्लाई कर दीजिए। तो x आपको बताना है, इनिशियल स्पीड x डायरेक्शन की 1000 किलोमीटर/आवर, ठीक है। तो 1000 किलोमीटर/आवर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, इनटू टाइम आपका ये हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि बॉम्ब कितना पहले ड्रॉप करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ न्यूमेरिकल्स में अच्छा होता जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस का गेम है, न्यूमेरिकल्स आर द गेम ऑफ प्रैक्टिस। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।